कांग्रेस का ही पलड़ा भारी दिखाया है। कई लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। आज भी अगर रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ताजा विषय है वो ये कि राहुल गांधी पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, ये देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ये आलोचना से ऊपर है। तो एक नाम आता है भूपेश बाघेल का और उसके साथ आपके चेहरे पे मुस्कान भी आती है। जय वीरू की जोड़ी मानी जाती थी जी। लेकिन क्या हुआ, एक कुर्सी के चक्कर में क्या मामला गड़बड़ा गया? बंद दरवाजे के पीछे की बात है, मैं अभी भी नहीं कह पा रहा हूँ उसको। कभी कभी डायरेक्ट बात ना हो और बीच वालों को हम ज्यादा मौका दे दें तो वो संबंधों में फर्क आता है। अब कैसे रिश्ते हैं बाघेल जी के साथ? बातचीत होती है? ठीक है, बातचीत होती है। कोई खटास नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि एक बार खटास आ जाए तो फिर वो रह जाती है कहीं ना कहीं। बेनिफिट कैसे दे सकते? दोस्त उतने गहरे हैं या नहीं अब? बाकी होता है कुछ 19-20। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? आज जो हमारे मेहमान हैं उन्हें राजनीति में बहुत कुछ मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि थोड़ी कसर रही भी। सीएम बनते बनते रह गए। 2008 में अपना पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद जीत का अंतर उस चुनाव में कुछ ही वोटों का था। उसके बाद अंतर बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुंच गया और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होने लगी। अब हरियाणा, जम्मू कश्मीर और चुनावी राज्यों में कमान जो है वो पार्टी ने सौंपी है। मैनिफेस्टो कमेटी में सदस्य के रूप में बागडोर जो है वो सौंपी गई है। स्वागत करते हैं न्यूज तक पर सरगुजा के महाराजा टीएस सिंह देव का। टीएस बाबा के रूप में आप इन्हें जानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज तक। नमस्कार। जैसे मैंने इतना शाही इंट्रोडक्शन दिया, लोगों का आमतौर पर रहता है कि जो राज परिवार से जुड़े होते हैं, महाराजा होते हैं, टाइटल लगता है जिनके आगे, उनके तौर तरीके कैसे अलग होते हैं? क्या होता है राज परिवार में? परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं और सिर फिरना नहीं चाहिए। कहीं भी आप हो, अगर संजोग से किसी ऐसे परिवार में जन्म आपका हो गया जो राज परिवार है या कहलाता है, पहले रहा होगा, राज परिवार रहा होगा, सोच आपकी स्थिर रहनी चाहिए हमेशा। किसी भी जगह हो, किसी भी स्थान पे हो, अंतर नहीं होता, बस सोच आपकी स्थिर होनी चाहिए। जो आपको सबसे ताज़ा जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी ही दी है। हम जानते हैं एक मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी आपको 2018 में मिली थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ आप जीते भी थे, आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ जीती थी। और अब जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, इन राज्यों की जिम्मेदारी आपको मिली है। और आपका मैंने एक बयान भी सुना जिसमें आपने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से कई ऐसी चीजें हैं जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में उतारी हैं। कौन सी वो चीजें हैं जो उतारी हैं और क्यों उनको ऐसी जरूरत पड़ रही है कि आपके मैनिफेस्टो से कुछ चुरा कर ले लें? ये समय और परिस्थिति रहती है, विचार रहते हैं, लोगों की आवश्यकताएं, मांग रहती हैं और उन्हीं के आधार पे मैनिफेस्टो बनते हैं। आखिर आपको करना किसके लिए है? जिनके आप प्रतिनिधि बनना चाहते हो, शासन में आने का अगर मौका लगे तो उनके लिए करना है, तो उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उनको समेट के मैनिफेस्टो में रखा जाता है। आपने 2018 का जिक्र किया। 2018 में छत्तीसगढ़ में राइस बोल माना जाता था छत्तीसगढ़, अब तो दूसरे राज्यों में कहीं ज्यादा पैडी होती है। किसानों की मांग हमेशा पूरे देश में ही थी कि हमको पर्याप्त दाम नहीं मिलते। मैंने भी थोड़ी बहुत खुद खेती भी की, कॉलेज से पास आउट होके गया तो करीब 30 साल तक अपने परिवार के जो खेत थे, करीब करीब हर क्यारी के ऊपर खड़े होके मैंने भी खेती कराई और ये देखा कि रिटर्न नहीं है। हम लोग का परिवार है, मान लीजिए दूसरे आमदनी के जरिए हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परिवार केवल खेती पे निर्भर है उनको 1 एकड़ के पीछे कितना बच रहा, वो मैंने काफी नजदीकी से देखा। और जिनके पास, उन परिवारों में भी ज्यादा जमीन है, उनके पास फिर भी कुछ पैसे आ जाते हैं आमदनी खर्चे काट के, और जिनके पास 1 एकड़ ही है, 1.5 एकड़ ही है, 2 एकड़ है, ये औसत लैंड होल्डिंग है, तो 2 एकड़ में 10,000 भी आपने कमाए तो साल के 20,000 बचे आपके पास। अगर आपने बेच दिया तो उसको ग्रहण कर लिया, खा लिया उस अनाज को, तो वो सेविंग नहीं हुई, खर्चा आपका बचा।
नज़दीक से भी देखा और मांग भी थी कि रेम्यूनरेशन किसान को मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने पैडी को पकड़ा, शुगर केन को पकड़ा, मक्के को पकड़ा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, और उसको स्थान दिया। लोगों ने स्वीकार किया। जैसा आपने कहा कि एक अप्रत्याशित सफलता हम लोग को मिली, कई फैक्टर्स थे उसमें, मैनिफेस्टो भी एक था, जिस तरह से मैनिफेस्टो बना वो भी एक बड़ा फैक्टर था, जो कंटेंट था वो भी एक फैक्टर था। और 2500 जब लागू करने की बात आई तो केंद्र सरकार से बाकायदा फूड विभाग से चिट्ठी आई कि जो राज्य एमएसपी के ऊपर बोनस देगा उनका चावल हम नहीं उठाएंगे, केवल पीडीएस का जो चावल होगा वो उठाएंगे, सरप्लस जो हमको देते हैं, एफसीआई को देते हैं, वो हम नहीं उठाएंगे, लिखित ही आया। उस दिन से कांग्रेस की सरकार देती रही, वो बढ़ता भी रहा, 2500 से ऊपर भी चला गया था। इलेक्शन आते तक वही भारतीय जनता पार्टी जिसने दिल्ली के सरकार के माध्यम से पत्र लिखा कि हम आपको पेनलाइज करेंगे, अच्छा, उनने अपने मैनिफेस्टो में उसको ले लिया। 2023 के मैनिफेस्टो में उन्होंने पैडी को ले लिया। उन्होंने कहा कि हम पैडी का इतना रुपया देंगे, मान लीजिए 3100 ने रख दिया, और अभी दे भी रहे हैं। तो ये अंतर आता है, किसी स्कीम की स्वीकारोक्ति अगर होती है तो दूसरी पार्टी जो इस हद तक उसका विरोध करती है उसको फिर अपना भी लेती है। अभी आपने हरियाणा में भी देखा, हरियाणा में नहीं, नेशनल मैनिफेस्टो में पहले देख लें कि इंटर्नशिप की बात आई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं था, उन्होंने उसको अपना लिया। बीजेपी सरकार में आई तो सरकार में आने के बाद मैनिफेस्टो में नहीं, उसने गवर्नमेंट की पॉलिसी में उसको अपना लिया। इसी प्रकार से आप हरियाणा के मैनिफेस्टो में देखिए तो जो बातें धीरे आने लगी कि भाई आमदनी आपको बढ़ानी है, 2019 की लोकसभा, 14 की लोकसभा, 19 के लोकसभा चुनाव में राहुल जी ने एक कंसेप्ट फ्लोट किया था, एनुअलाइज्ड मिनिमम एनुअलाइज्ड इनकम। इंटरनेशनल कंसेप्ट है, इस पे चर्चा चल रही है, देशों को पैसा जुटाने में दिक्कत हो रहा है कि हर नागरिक को, हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी ही चाहिए, इस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। उन्होंने उस बात को फ्लोट किया उस कंसेप्ट के रूप में, वरना हम पेंशन देते थे, विधवा पेंशन हो गया, दिव्यांग पेंशन हो गया, गरीबी रेखा के जो नीचे हैं उनको हमने पेंशन दे दिया। तो ये जो कंसेप्ट नया आया, जैसे इसकी स्वीकारोक्ति दिखी तो लोगों ने इसको दूसरे तरीके से अपना लिया कि अब हम महिलाओं के नाम पे हम 1500 देंगे, हम 1000 देंगे, तो कहीं लाडली बहना आ गया, कहीं कोई और आ गया, अलग अलग नाम से ये स्कीम्स आने लगे। उसका बेसिक कंसेप्ट वही है जो कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में आपने देखा कि हर परिवार को 1 लाख की इनकम हम अश्योर करेंगे। 8,500 रुपये महीने की बात आई, लोगों ने उसको वो समझ नहीं पाए कि कैसे हो सकता है कि जैसे आप हैं, मैं हूं, हमारी आमदनी अगर 8,500 रुपये महीने से ज्यादा है तो हमारे को नहीं मिल रहा, कल के दिन अगर गिरेगी तो सपोर्ट होगा। तो हर देश के परिवार के लिए महिलाओं के माध्यम से हम इसको उपलब्ध कराएंगे तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे और हर परिवार को न्यूनतम आमदनी की स्थिति में भी हम लाएंगे, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। परचेसिंग कैपेसिटी नहीं, परचेसिंग पावर नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से बढ़ेगी और उससे जॉब्स कहाँ से बढ़ेंगे। आप किसी चीज का उत्पादन करते हो, उसको खरीदने वाला कोई होगा, तब तो फैक्ट्री चलती रहेगी। तो ये एक इंटरट्वाइंड कंसेप्ट है जिसमें महिला सशक्तिकरण भी है, एनुअलाइज्ड इनकम का भी कंसेप्ट है, परचेसिंग पावर भी आपको बढ़ाना है, जो ओवरऑल इकोनॉमी को भी, उसको आप देख रहे हैं कि अलग अलग नाम से, कहीं किसान के नाम से, कहीं महिला के नाम से इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो हमने देखा हरियाणा का चुनाव है, खासतौर पर अगर हरियाणा की हम बात कर लें, जितने सर्वे अभी तक सामने आए हैं उस सर्वे ने कांग्रेस का ही पलड़ा भारी दिखाया है। कई लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में। आप हरियाणा होकर भी आए हैं, जाहिर तौर पर पैनी नजर भी आपने रखी होगी हरियाणा में। क्या बातें आपको लगती है, सबसे पहले तो बताइए, जीत को लेकर कितने आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी और क्या वो फैक्टर्स लगते हैं जो कांग्रेस को जिता सकते हैं? आत्मबल ऊंचा रहना ही चाहिए और जो फीडबैक आ रहा है वो निश्चित रूप से यही दर्शा रहा है कि कांग्रेस आगे है जी।
और हरियाणा में कांग्रेस आगे रही है परंपरागत भी। बीच में 10 साल जी। कांग्रेस नहीं जीती। पिछले समय बीजेपी की भी स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं आई। जेजेपी के साथ उनने अंततः जिनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना था उनका गठबंधन जी। भाजपा से हो गया, सरकार बनी, खट्टर साहब की सरकार बनी, चली। आज जो फैक्टर्स हरियाणा में दिख रहे हैं, एक किसानों का, किसान नाराज हैं वहां, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, जो उनको लग रहा है कि उनको अपने आंदोलन को प्रस्तुत करने भी नहीं दिया गया। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि वहां लोग फांसी पे लटका दिए गए या लटक गए या क्या ये किसानों वाला बलात्कार हुआ, सबसे बड़ा फैक्टर है हरियाणा एक में? बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आबादी का कितना प्रतिशत, हम 70 लगभग 65 से 70% आबादी को टच करने वाले इशू के बारे में बात कर रहे हैं जी। 100% किसको टच करेगा? महंगाई 100% लोगों को टच कर सकती है, वो एक अलग इशू है। बेरोजगारी है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई है, देश के एवरेज से काफी हाई है, ये हरियाणा के एक और इशू है। उनको दिख नहीं रहा, इतना डेवलपमेंट दिख रहा है हरियाणा में बहुत जगह, उसके साथ में अगर अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है तो कहीं हमारा जो कंसेप्ट डेवलपमेंट का है वो फ्लॉड है। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग छूट जा रहे हैं। आप गुड़गांव में देखिए, कितनी बड़ी डेवलपमेंट की तस्वीर आपको दिखती है। अन्य जगहों में देखिए, आपको वहां तो दिख रहा है, फिर कमी क्यों है? अगर लोग पीछे रह जा रहे हैं तो उन्होंने कहा ये तो इमारतें और शहर और बस्तियां बड़ी बड़ी हमको दिख रही है, उसके लिए गुड़गांव से चकाचौंध आगे दिख रहा जाना है। पड़ेगा। हाँ, तो जो बाकी हिस्सा है, यहाँ की कमियां अलग हैं। यहाँ मिडिल क्लास है तो महंगाई से उनको तकलीफ हो रही होगी, पेट्रोल के दाम होंगे या कुकिंग गैस के दाम होंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, बच्चों का कल के दिन क्या होगा, स्वास्थ्य की कैसी सुविधाएं हैं। अग्निपथ योजना का आपको इम्पैक्ट लगता है? क्योंकि कई युवा जो है हरियाणा से निकल कर आते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान हम गए भी थे, नाराजगी वहां पर देखने को मिली अग्निपथ योजना के खिलाफ। क्या पक्ष है आपका स्कीम पर? अग्निपथ योजना फ्लॉड इन कारणों से है कि एक दूसरे देशों का हवाला दिया जाता है कि वो 2 साल का सर्विस कमीशन का प्रावधान रहता है कि हर व्यक्ति को 2 साल अपने आर्म फोर्सेस को भी देना है। वो ट्रेन्ड आर्म फोर्स का कंसेप्ट नहीं है, वो एक तैयारी है, एनसीसी टाइप या उससे बड़े स्तर की मान लें तैयारी है। अग्निवीर में आपने क्या किया कि रेगुलर आर्म फोर्सेस की जो भर्ती, एक मिनिमम सेना जो आपको ट्रेंड सेना रखनी है, उसके एक नंबर को आपने कहा कि हम अग्निवीर से करेंगे, 4 साल तक के लिए रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। इसमें जो कमियां सामने लाई जा रही हैं, और जो सेना और वायुसेना के और नेवी के जो टॉप मोस्ट रैंक होल्डर्स हैं, उनके चीफ रहे हैं, उनके भी बयान जो आदमी ने सुना और जो फील्ड में जाना, 4 साल में वो व्यक्ति क्या इतना ट्रेंड आप आर्मी में कर लोगे कि वो देश की सीमाओं को उस हद तक सुरक्षा दे सकेगा जो होना चाहिए। जो नया भर्ती रेगुलर होगा उसको भी 4 साल के अंदर कुछ हासिल होगा, लेकिन वो और ट्रेनिंग लेके उसके पास 10 साल 15 साल और हैं देश की सुरक्षा के लिए सेवा देने के लिए। अग्निवीर को आपने 4 साल में बाहर कर दिया, इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, देश के सीमाओं की सुरक्षा करने वालों की। दूसरा, उनको दर्जा, पेंशन इत्यादि हैं, वो अपने जगह की बात है। अगर वो शहीद हुए तो उनको शहीद का दर्जा नहीं है। फिर नेवी में और एयरफोर्स में आप जाइए तो वहाँ के जो रिटायर्ड चीफ हैं, उन लोग को मैंने ये बोलते सुना कि 4 साल तो मशीन को समझने में लग जाएंगे। आपने 4 साल के लिए हमारे यहाँ नेवी में, एयरफोर्स में नए बच्चों को भेजा, तो मशीन के बारे में तो 4 साल में आज की जो आधुनिकतम तकनीक की मशीनें उपयोग में लाई जा रही हैं, 4 साल तक तो वो हम उनको मशीनों को समझने के लिए लगा सकते हैं, तो चलाएंगे कहाँ? 4 साल उनका कहना है कि वो मशीन के चलाने के संबंध में परिपक्व नहीं हो सकते। तो अग्निवीर की जो बात है, एक तो जो अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड पर्सनल होंगे उनके स्टेटस की बात होगी, वो कितने कारगर हो रहे हैं अपने बहुत जिम्मेदारी के स्थान पे, वो बड़ा प्रश्न है। एक तो एम्प्लॉयमेंट कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, उनको पैसे कितने मिल रहे, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स नहीं है, ये मेरे लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो देश की सुरक्षा, तो सुरक्षा आर्मी में 4 साल की ट्रेनिंग में आप कितनी दे पा रहे हो? प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।
ये नेवी और एयरफोर्स में कह रहे हैं वो मशीनों को ही नहीं वो समझ पाएंगे 4 साल के अंदर, तो उसको देश की सुरक्षा के लिए चलाएंगे कैसे? तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेंड ही नहीं है उस बाबत। तो ये कारण है जिससे कि ये नहीं हमको रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। कुल मिलाकर हरियाणा से बात शुरू की थी हमने। हरियाणा कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन आप हरियाणा में देख रहे हैं, एक ऑनेस्ट असेसमेंट अगर आप बताएं। इसमें लोकसभा के चुनाव में भी ऐसे ही फीडबैक हम लोग को आ रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, काफी अच्छी है, और 7-8 सीटें भी आ सकती हैं। 5 आई जी, 1 सीट आम आदमी पार्टी के साथ साझा में चुनाव लड़ी कांग्रेस, तो 10 में 9 में लड़े कांग्रेस, 5 आए, 1 साझा अलाय थे, वो नहीं जीत पाए, कम मार्जिन से हारे लेकिन नहीं जीत पाए। तो वो बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आज भी अगर रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, अच्छा माहौल है, तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की गुंजाइश नहीं रहती। पूरा लोगों तक बातों को पहुंचाने का सीमित समय जो रहता है, 3 तारीख तक का मिल गया है, कुछ दिन बढ़ गए हैं, इसमें अपने मैसेज को पहुंचा के उनकी जो भावनाएं हैं, आज जो लगता है कि वो चेंज चाह रहे हैं, उसके साथ जुड़ के आप सरकार में आने के लिए पहल करिए। आजकल हम देख रहे हैं जो सबसे ताजा विषय है वो ये कि राहुल गांधी पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, टिप्पणी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से पूरा मामला गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के सारे नेताओं ने लगभग वीडियो बना कर डाले और कहा है कि ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर एक्शन होना चाहिए। क्या है आपका पक्ष ऐसी टिप्पणियों पर? क्योंकि जब पत्र लिखा जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, तो जवाब जेपी नड्डा जी का ये आता है कि आपने तो ये गालियां दी थी। वो तमाम पिछले ऐसे मौके उन्होंने उस अपने पत्र में गिनवाए और कहा था कि आप ये कैसे उंगली उठा रहे हैं जब आप ही ने इतनी सारी गालियां जो है वो वक्त वक्त पर दी हैं प्रधानमंत्री को। देखिए, राहुल जी का जो मसला है वो ऐसे व्यक्ति का मसला है जिसका आज 15-1 साल पहले ग्राफ देश के फ्यूचर लीडर के रूप में काफी तेजी से उभर रहा था। उनकी यात्राएं, लोगों के साथ इंटरमिंगलिंग और यूथ के बीच में से उनको एक बेहतर रिस्पांस, बहुत बेहतर रिस्पांस आ रहा था, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमने देखा कि राहुल गांधी जी की छवि को गिराने के लिए सोशल मीडिया में, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे हर संभव प्रयत्न किया गया और उसमें सफलता भी हासिल की गई। व्यक्तिगत उनके ऊपर अटैक हुए, ये व्यक्तिगत अटैक थे, उनकी छवि को लेके, उनकी कैपेसिटी को लेके, उनकी क्षमता को लेके, वो ये कर सकते हैं, वो ऐसा है कि एक शब्द का भी इस्तेमाल होता रहा, इत्यादि, और उसका प्रभाव पड़ा। कांग्रेस 50 से कम सीट पे एक चुनाव में आती है, अगले में 52-53 तक आती है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखता है, राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखता है, 100 सीट के करीब 99 पे कांग्रेस दिखती है। बीजेपी की संख्या 240 पे आ जाती है। मैं भी नहीं सोच रहा था कि स्पष्ट बहुमत बीजेपी नहीं ला पाएगी, एनडीए को और ज्यादा सीटें आएंगी, जो आकलन मीडिया के माध्यम से और सामान्य रूप से सोचने समझने को मिल रहे थे। तो क्या नया फैक्टर सामने आया? एक नया बड़ा फैक्टर सामने आया, राहुल गांधी। जिस प्रकार से लोकसभा में जो बात कहनी चाहिए थी, कई लोगों को कहनी चाहिए थी, वो राहुल गांधी जी लोकसभा में कहते हैं कि आप सारा हिंदू समाज नहीं है, ये पार्टी दूसरी भारतीय जनता पार्टी अकेले पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू एक देश के नागरिक के नाते मेरे मन में भी सालों से रहा कि क्या हो रहा है। मान लीजिए कि तो कोई एक समूह पूरे एक व्यवस्था को, एक सोच को, एक धार्मिक भाव को अपने में समेट के रख ले रहा है कि हम ही इसके पहरेदार हैं, हम ही इसके संचालक हैं, हम ही हैं, बाकी जो है वो हिंदू ही नहीं है। ऐसी छवि को उभार के शंकराचार्य जी भी अगर उसमें कमेंट कर देते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, राहुल ने तो हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं कहा, तो ये एक्सेप्टेबिलिटी जो राहुल गांधी जी को उन्होंने क्या बोला वो अपनी जगह है। एक एक्सेप्टेबिलिटी जो व्यापक उनको मिली कि नहीं, ये जो आदमी कह रहा है ये तो ठीक बात कह रहा है, और कह रहा है, अभी तक कोई कह नहीं रहा था, ये कह रहा है, तो अब उनको डाउन करना है।
वो राहुल गांधी 15 साल पहले जो ग्राफ बढ़ रहा था, गिरा दिया हमने, और अब फिर थोड़ा सा चढ़ रहा है और बढ़ते ही हुए दिख रहा है। तो पॉलिटिक्स में क्या करना है, इसको दबाना है। तो अमेरिका गए, वहां उनके कुछ कमेंट्स हैं, उनको प्ले किया गया वो डाउन करने के लिए। ये तो पॉलिटिक्स हुई। कितना उसको जायज मानेंगे नाजायज मानेंगे वो अपने जगह की बात है, लेकिन राहुल समझ जा, नहीं तो तेरा भी वही हश्र हुआ होगा जो तेरी दादी का हुआ था, जान मारने की बात। जीभ काट के लाओ, 11 लाख रुपए देंगे, सरिया, गरम सरिया जीभ में लगाओ इसके। ये देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। ये आलोचना से ऊपर है, ये स्वीकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर किसी ने कुछ कहा, कांग्रेस ने उनके संबंध में कोई ऐसी टिप्पणियां की, किसी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी की जान मारनी है? मैंने तो नहीं सुना। एक कमेंट आता है कहीं पर, लोग कुछ कहते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कमेंट नहीं सुना। ये आपत्तिजनक है, और इसके लिए देश में ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस के नेता, चाहे खड़गे जी, चाहे अन्य लोगों को कुछ कहना पड़े। ये तो जो एजेंसियां कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उनका काम है कि सो मोटो उनको केस दर्ज करके और नोटिस तो दे ही देना चाहिए था। प्रश्न ये है, ये देश है, किसी दल का नहीं है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, ये देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये इसके लोगों का है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये आप अपने लिए नहीं बनाते हो। कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं बनाती है। उनका काम है कि देश के लोगों के लिए व्यवस्था को बना के रखें, हम कायम रखें, और वो कायम और कारगर दिखनी चाहिए, होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। और जो आपने राहुल गांधी की पहले की छवि की बात की और आज की छवि की, आपने कहा कि पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस तरीके से छवि को गिराने की कोशिश की गई, शब्दों का प्रयोग होता रहा। आपको लगता है उसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कांग्रेस ने करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि उभारने की भी कोशिश की, उसमें भारत जोड़ो यात्रा की एक भूमिका है? डेफिनेटली, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में प्रारंभ से ही ये देखने को मिला, जो परंपरागत विजुअल हमारी मीडिया है या जो हमारी रिटन मीडिया है, रिटन प्रेस है, उसमें एक कवरेज मिल ही नहीं रहा था। और एक समय था जब कांग्रेस में ये विचार होता था, जब ये सोशल मीडिया का उपयोग दूसरे लोग कर रहे थे और मेरे जैसे या अन्य लोग भी जाके इसकी बात करते थे, तो ये कहा जाता था कि नहीं, क्यों चिंता करना, कांग्रेस के इतने वर्कर्स हैं, वो लोगों तक बात को पहुंचा देंगे और कोई मानेगा नहीं, इस प्रकार के प्रचार को कोई नहीं मानेगा। लेकिन असर हुआ, गहरा असर हुआ। और आज सोशल मीडिया का इतना ज्यादा पेनिट्रेशन घर घर में देश में हो गया है। आप टीवी के चैनल हैं तो एक सीमित आपका ऑडियंस है, आप एक अखबार हैं तो एक आपका सीमित ऑडियंस है, लेकिन कई गुना ज्यादा मोबाइल का पेनिट्रेशन, सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन है, और उस पे सीधे अपने हाथ पे आदमी देख रहा है। बच्चे देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं और प्रभावित हो रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अच्छे से समझ के और अच्छे से उपयोग करना चालू कर दिया है, सीख लिया। और अगर अब हम काफी नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, अगर छत्तीसगढ़ का रुख करें तो एक नाम आता है भूपेश बघेल का, और उसके साथ आपके चेहरे पे मुस्कान भी आती है। स्वाभाविक सा सवाल है, ढेरों बार पूछा गया होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज कैसे रिश्ते हैं आपके उनके साथ? जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2020 को, तो नई सरकार बननी थी। जो इलेक्टेड मेंबर्स थे असेंबली के, कांग्रेस का बहुमत था, तो कांग्रेस की सरकार बननी थी। मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसके लिए पहल हो रही थी। मैं फ्रिंजेस में था, मैं पॉलिटिकली उस रूप में एक्टिव नहीं था, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में ही काम करता था। स्टेट लेवल पे मेरी दखल नहीं थी। मेरे पेरेंट्स जीवित थे, फादर मदर दोनों जीवित थे, वो एक्टिव थे पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल इंटरैक्शन में। उस समय एक आदिवासी एक्सप्रेस चली। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये सब, भूपेश उस समय मंत्री थे मध्य प्रदेश में, और साथी थे सीधे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, और वो चीफ मिनिस्टर थे।
तो जो भी बात हुई हो, इनने तय किया कि कांग्रेस के विधायकों को एक बस में हम यात्रा कराएंगे छत्तीसगढ़ में, और एक आदिवासी एक्सप्रेस के रूप में, और पहला मुख्यमंत्री हमको आदिवासी समाज से चाहिए, ऐसी मांग को लेके ये एक्सप्रेस चली। उसमें जुड़े हुए थे भूपेश, उसमें जुड़े हुए थे राजेश तिवारी। ये दोनों का बैकग्राउंड यूथ कांग्रेस का है। मेरा राजनीति से थोड़ा दूर, नगर पालिका में मेरे को लोगों ने अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। फैमिली हमेशा कांग्रेस से रही, तो हम लोग वहीं काम करते थे। ये स्टेट, नया स्टेट लेवल की पहल थी। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुझे इन लोग से मिलाया रायपुर के एक होटल में, और कहा कि अच्छा है, हम लोग मिलके, ठीक है, मिलके काम करेंगे। और वो दिन है, और ये आदिवासी एक्सप्रेस चली, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। हम लोग की तरफ से महेंद्र कर्मा जी का नाम था, अगर ग्रुप्स में कहें। जोगी जी भी इंटरेस्टेड थे। अंततः जोगी जी मुख्यमंत्री बने, और वो साथ हम लोग का बना रहा। भूपेश का, राजेश पहली तिवारी मुलाकात का थी आपकी उनसे? वो पहली उस नाते, ऐसे कहीं कहीं मिले होंगे, लेकिन कोई परिचय या कोई संबंध नहीं बने थे। वो संबंध हम लोग के अच्छे मजबूत उसके बाद संबंध बने, और हम लोग 18 साल लगातार पॉलिटिक्स में हम लोगों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। जय वीरू की जोड़ी मानी जाती थी। जी। लेकिन क्या हुआ, एक कुर्सी के चक्कर में क्या मामला गड़बड़ा गया? कुछ बातें हुई, कुछ बातें आई सामने, इसमें कोई दो बात नहीं है। ऐसे शायद हम लोग दोनों ने ही प्रयास किया होगा। कोई मुझे ऐसा मौका नहीं दिखता कि सार्वजनिक मंच पे कहीं भूपेश ने कोई ऐसी बात की हो जो मर्यादा को तोड़ रही हो, या मैंने कोई बात की हो मर्यादा को तोड़ रही हो। लेकिन हम लोगों के ऊपर मीडिया में जो लगातार चला 2.5 साल वाली बात, इसका असर नहीं पड़ा होगा, ये कहना गलत होगा। क्या निर्णय था, उसकी मर्यादा है, बंद कमरे की, बंद दरवाजे के पीछे की बात है, मैं अभी भी नहीं कह पा रहा हूँ उसको। लेकिन मीडिया में लगातार था, तो हम लोग के माइंड पे प्ले कर ही रहा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। और बीच में लोग आ जाते हैं, कहीं कभी कभी डायरेक्ट बात ना हो और बीच वालों को हम ज़्यादा मौका दे दें, तो वो संबंधों में फ़र्क आता है। लेकिन साथ रहे, कैबिनेट में उनने मेरे को रखा, पार्टी ने काम करने का मौका दिया। पंचायत विभाग भी मैंने बीच में छोड़ा, फिर दूसरे विभाग भी दिए गए, एनर्जी डिपार्टमेंट आखिरी में दिया लेकिन गया। क्या हुआ बंद कमरे में? 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा होती रही। बंद ही रखना पड़ रहा है। लेकिन अब तो वक्त हो गया, अब खोल सकते हैं उस दरवाजे को और बता सकते हैं। किसी ने उसके बारे में बात नहीं की, और जब तक सक्रिय राजनीति में हूं तो मुझे लगता है कि अभी वो बातें नहीं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया जिसने आपको आहत किया हो? क्या कोई ऐसी बात थी? नहीं, कोई आहत वाली वैसी बात नहीं थी। साथ में काम कर रहे थे तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि फील्ड में जैसी चीजें होनी चाहिए थी वैसी नहीं। बीच में शेयर भी करता था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब रायपुर गए तो ज्यादातर विधायक जो थे वो आपके पक्ष में उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन उसके बाद तस्वीर बदल जाती है और वही विधायक जो है वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। क्या हुआ? क्या भूपेश बाघेल की तरफ से कोई प्रेशर था उन पर? इसमें पक्ष और खिलाफ की बात नहीं थी। पूछा गया, जैसे विधायक दल की बात होती है तो सबने हाथ उठा के बोला कि हम हाईकमांड जो तय करेंगे हम लोग वही चाहते हैं। ये कहने के बाद लीडरशिप से, टॉप लीडरशिप से बात हुई होगी, तो फिर रिवर्ट करके फिर हम लोग को बोला गया कि नहीं, लीडरशिप का कहना है, राहुल जी का कहना है कि विधायकों की भी राय आप, धन्यवाद कि भाई मेरे ऊपर आपने विश्वास किया लीडर चुनने का, पर मैं चाहूँगा कि इंडिविजुअल राय भी लीजिए। जो भी राय होगी वो गई होगी, और राय अपनी जगह रहती है। अंततः हाई कमांड ये सारी बातों को ध्यान में रख के एक निर्णय लेते हैं। उन्होंने भूपेश को मुख्यमंत्री की जवाबदारी लेने के लिए कहा, शपथ हम लोगों ने साथ लिया, तो वो पार्टी का निर्णय है। आप ये मान के चलिए, जहां तक छत्तीसगढ़ का संदर्भ है, कि 90% विधायक ये न मेरे साथ हैं, न आपके साथ है, न दूसरे तीसरे के साथ हैं, ये हाई कमांड के साथ है। अच्छा। 90%। तो वहां कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं प्रभावित करके इधर ले जाता, पार्टी तोड़ देता, कि आप ले जाते, कुछ कर लेते। छत्तीसगढ़ की स्थिति एकदम क्लियर थी, और मेरे ख्याल से आगे भी ऐसी ही रहेगी कि 90% विधायक ये हाई कमांड
अब कैसे रिश्ते हैं बघेल जी के साथ? बातचीत होती है ठीक है, रोज की? बातचीत होती है। हम कोई लोग खटास नहीं है? क्योंकि कहते हैं कि एक बार खटास आ जाए तो फिर वो रह जाती है कहीं ना कहीं। नहीं, हम लोग मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। अभी 23 तारीख को उनका जन्मदिन भी था, विश भी किया। मिलते हैं, बात होती है आमने सामने। कई मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स में भी हम लोग भाग लेते हैं। मतलब अब ऑल इज वेल है सब? हम लोग काम पार्टी के लिए बिल्कुल एक लक्ष्य से करते हैं कि कांग्रेस को हम बेनिफिट कैसे दे सकते। दोस्त उतने गहरे हैं या नहीं अब? बाकी होता है कुछ 19-20। ठीक है, 19-20 तो है। खैर चलिए, एक सवाल और बड़ा चर्चित है, वो आया, वो है सरगुजा से जुड़ा हुआ खनन का जो वहां पर मामला चल रहा था। आपने कहा था कि अगर कोई गोली आएगी तो पहली गोली मैं खुद पर लूंगा, लेकिन वहां पर पेड़ कटे, साफ हो गया पूरा, और आपके रहते हुए ये सब कुछ हुआ। अदानी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट कहें, या वो अदानी के पास था। इसमें रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तो राजस्थान विद्युत उत्पादन मंडल ने एप्लीकेशन लगाया कि हमको कोयला चाहिए, और उन्होंने जॉइंट वेंचर एक छत्तीसगढ़ माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ बनाया जी। कोल माइन की लीज का। और रमन सिंह जी ने उनको ये अलॉट करने के लिए राज्य सरकार के रिकमेंडेशन के साथ में दिल्ली में भेजा। जो कोयला घोटाला ये सब बीच में माहौल चला जी। तो ये वही प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि राज्य सरकार ने भेजा, वहाँ इवैल्यूएट किया गया, इनको माइन दी गई, और इन्होंने माइनिंग के लिए टेंडर निकाला, जो टेंडर अदानी को मिला। जी। तो ये अदानी माइन अलॉटी नहीं है, ये एमडीओ माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन वाले एजेंसी हैं, इनको ये मिल गया। शुरू से वहां पर ये बात आ रही थी कि गांव वालों को अब विस्थापित अगर होना पड़ेगा तो जो इश्यूज रहते हैं रिहैबिलिटेशन के, विस्थापन के, जमीन का हमको कितना पैसा मिलेगा जी। हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, नौकरियों का क्या होगा, ये जो रूटीन इश्यूज आते हैं, ये इश्यूज वहां पर थे। और एक माइन अलॉट हुई थी PKB 2 के नाम से, मेरे ख्याल से परसाहेब ईस्ट केते बासेन के नाम से, और वहां काम चालू हो गया। मेरे ख्याल से जयराम रमेश जी उस समय केंद्र में पर्यावरण मंत्री या इससे जुड़े हुए मंत्री थे, और उनने ये आदेश निकाला था, गवर्नमेंट का डायरेक्शन निकला था कि ये नो गो एरिया रहेगा। अब इसके बाद में कहीं जंगल काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक लक्ष्मण रेखा खींचता हुआ एक आदेश निकला, और उन्होंने काम चालू कर दिया। जो जमीन लेना था, मुआवजे का बात हो गया। इस बीच में गांव वाले मेरे पास आए, मेरे से भी मिले। मैंने कहा कि मैं आता हूं आपके बीच में, क्या आपको चाहिए। उनको मैंने समझाया कि देखिए, देश के कानून बदलने वाले हैं, और जो आपको मुआवजा मिलता है, ये मुआवजा राशि बढ़ने वाली है। तो पहला चीज, आप जमीन देना चाहते हो कि नहीं। मैं आपके साथ खड़े होने वाले लोगों में से हूं। मैं माइनिंग चालू हो या माइनिंग चालू ना हो, मेरे को उससे मतलब नहीं। अगर आपके प्रतिनिधि के रूप में मुझे काम करना है, आप क्या चाहते हो, मुझे वो इंटरेस्ट देखना है। और आपका इंटरेस्ट ये है कि जमीन देनी कि नहीं, आप तय करो। कोई जबरदस्ती आपसे जब जमीन लेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव आता है, SDM आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, तहसीलदार आ रहे हैं कि जमीन देनी पड़ेगी। देश हित का सवाल है इसमें। कोयला बनेगा तो एनर्जी बनेगी, बिजली बनेगी, तब तो घर में रोशनी आएगी, तब तो फैक्ट्री चलेगी। बड़ा पिक्चर क्या है? राष्ट्र हित, देश का हित इसमें है। और बॉटम में क्या है? गांव वाले विस्थापित हो रहे हैं, महिलाएं नहीं चाहती, युवाओं को लगता है कि हाँ भाई, अब हमको हल नहीं जोतना है, जीन्स पैंट शर्ट, नया जमाना, पढ़ लिख के हमको और अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो सोसाइटी स्प्लिट रहती है नीचे। तो आप राय करो, अगर आपका एक राय है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगर एक राय नहीं है तो मेरा आपके बीच में स्थान नहीं है। वहां से बात चल के वहां तक गई कि लोगों ने अपनी जमीन देने की सहमति बनाना चालू कर दिया। कुछ लोग नहीं देना, कुछ लोग देना। जो
माइनिंग वाले होंगे जिसको माइन खुलवानी है, चाहे वो गवर्नमेंट की वहाँ जी। SCCL है, कोल इंडिया है, या प्राइवेट एजेंसी जो काम कर रही है वो है, उसका इंटरेस्ट है कि देश के डेवलपमेंट के लिए उनके भी निहित प्रॉफिट हो सकते हैं, हमको माइनिंग चालू करानी है, तो गांव वालों को कन्विंस करना है। गांव वालों में कहीं रेजिस्टेंस है, कहीं ओके। ये लोग जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले समाज में ही कुछ लोगों को पकड़ेंगे और कहेंगे कि आप हमारे साथ आओ, हम आपको ये नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और गांव वाले ही चालू करते हैं कि हाँ ये देना चाहिए, हमको फायदा है। ये सिनेरियो ग्राउंड का रहता है। इस सिनेरियो में जब माइनिंग की एक्टिविटी चालू हुई तो कहीं रोक नहीं था। कुछ ऐसे लोग थे जो आज भी उस माइन के हैं, जिनको फॉरेस्ट की जमीन में जिनका कब्जा था, उस समय के जो कलेक्टर थे तत्कालीन, उन्होंने जल्दी से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जो इशू सेटल करने थे उसको डिक्लेयर कर दिया कि सब सेटल हो गया। ये बाउंड्री है, यहाँ तक जंगल की जमीन है, ये राजस्व की जमीन है, राजस्व की जमीन में छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जंगल भी अंकित हैं जो पटवारी राजस्व के हैं, फॉरेस्ट के तो कंपार्टमेंट हो गए, ये खसरा नंबर हो गए, और इसमें से जो काबिज हैं उनको हमको वनाधिकार पत्र देने हैं। अगर वो वनाधिकार पत्र पा गए हैं और अब उनकी जमीन जाएगी तो फिर वो कॉम्पनसेशन इत्यादि के लिए भी पात्र होंगे। आप सरगुजा के यहाँ से तो चालू हुई बात। हाँ। अभी आपने पूछा तो इस बीच में से जानकारी भी अगर मौका लगे जी। तो लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचे जी। तो अच्छा होगा। तो ये इशू हो गया पुरानी माइन का। इस दरमियान नया इशू क्या आया कि केंद्र की वर्तमान जो NDA सरकार है, इसके पहले रूप में जो थी, उन्होंने कुछ माइंस को दिल्ली से डिक्लेयर कर दिया कि इनको कोयला खनन के लिए हम सैंक्शन करते हैं। तो जब 2 माइन और उस एरिया में आ गई, ये है जहां माइनिंग चल रही थी, ऐसे पकड़ लीजिए, उन्होंने एक माइन यहां, एक माइन यहां सैंक्शन कर दी कि ये 2 माइन और में काम किया जा सकता है, अब राज्य सरकार इसको प्रोसेस करिए। जब ये बात आई तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो वहां काम कर रहे थे लोगों के बीच में, उन लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हम इसका अपोज करते हैं और पेड़ कटाई इत्यादि। पेड़ कटाई, राष्ट्रीय हित और माइन सैंक्शन की रमन सिंह बीजेपी, मनमोहन सिंह जी UPA कांग्रेस, इनके सैंक्शन से मंजूर हुआ, काम चालू हो गया, लोगों ने कॉम्पनसेशन मिला। एक गांव केतेक नाम से है, पूरा गांव का गांव विस्थापित हो गया, आज अस्तित्व में नहीं है, उनके लिए नए घर बना के दिए गए, वो सेटल हो रहे हैं। जब ये नए 2 और कोल ब्लॉक्स की बात आई, तब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एनवायरमेंटलिस्ट इत्यादि ये और सक्रिय हुए, और वहाँ के जो 2 गांव हैं, उस गांव के मेरी जानकारी में लगभग 90% लोग सहमत नहीं हैं अपनी जमीन देने के लिए। जी। मेरे को उनने कभी नहीं बुलाया, वो वोट कांग्रेस को भी नहीं मिलता है उन गांवों का, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिलता है, और जो भी उनका काम था, मैं जिस विधानसभा से प्रतिनिधित्व करता था उसी विधानसभा का है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया। तो मैं कभी भी नहीं जाता जहां बुलाया ना जाए। आप किसी के घर में बिना बुलाए मेहमान के रूप में कैसे जाओगे, ये मेरा मानना है। मैं उस नाते प्रोएक्टिव नहीं हूँ कि आप बुलाओगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो जिस दिन आपने हवाला दिया कि मैं गया था, वो उनके आंदोलन का 94th डे था। खबर आई तो उसके पहले मैंने अपने तरफ से बोला था, वहाँ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, मेरे लड़के हैं, नेफ्यू हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, आज मैंने कहा आप लोग जाके देखाओ, लग रहा है स्थिति टेंशन कुछ हो रहा है। ने पद यात्रा की थी तो मुझे रायपुर में बुलाया था, मैं गया था, पर यहाँ कभी नहीं बुलाया था। जब मेरे को फिर उसके बाद में बुलाया तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने यही कहा, सेम चीज, मैंने कहा आपको कोई नहीं हटा पाएगा, अगर आप एक रहोगे तो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको वायलेंस उठाने की जरूरत नहीं है, लाठी डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, आपकी ताकत आपकी एकता में है। अगर आप एक रहोगे तो यहाँ माइन नहीं खुलेगा, अगर आप एक नहीं रहोगे तो माइन खुल जाएगा, और इन लोग कोशिश करेंगे आपको तोड़ने के लिए, चाहे वो MDO के रूप में अदानी के प्रतिनिधि हों, चाहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हों, चाहे राजस्थान सरकार के हों, विद्युत मंडल के हों, XYZ कोई भी हो। और उसमें अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो मेरे को आप सबसे सामने खड़ा कर लेना। उसमें ये संदर्भ था कि अगर गोली चलेगी तो पहली गोली, तो मैं आंदोलन वाला नहीं हूँ, व्यवस्था वाला हूँ। ये उसकी कहानी है। और आज भी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक
डायरेक्शन आया है कि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि इस पे आप पुनः विचार करके निर्णय दीजिए ऑन मेरिट्स। हाई कोर्ट ने ऐसे ही विदाउट गिविंग एनी पॉइंट्स उसको डिसमिस कर दिया था पिटीशन को। तो केस वहां है। एक वो माइन जो पहले से चालू थी, रमन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस, बीजेपी एटसेट्रा, पॉलिटिकल, देश का विकास, कोयला चाहिए, और फिर 2 नए खदान। तो जो आंदोलनकारी हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे भी मेरी बात होती रही है, गांव वालों से भी बात होती रही है, आज तक भी होती है। उन लोग पुराने माइंस के लिए अपोज नहीं है, उनका कहना है बढ़ना नहीं चाहिए। अब फिर से क्या ऐसी चर्चा आ रही है पेड़ कटाई की? पेड़ तो कटेंगे, वहां पर पेड़ है, उसके लिए भी गांव वालों से बात हुई थी। तो उनका ये कहना था कि हमने जो रोक लगाई है वो रोक इस बाबत लगाई है कि हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में पुराना माइन जो चल रहा था वो सेटल नहीं हुए, उसमें अगर सेटल हो जाए तो हमको आपत्ति नहीं है। अलग से जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे बैठ के उनको बुला के, उनके प्रतिनिधि आए, उन लोगों से बात किया कि आपको क्या इच्छा है, आपकी क्या चाहते हैं। तो बाकायदा उनसे बात थी और बाकायदा मैंने भूपेश को फिर वो पत्र भेजा। उनने लिख के पत्र दिया कि हम ये चाहते हैं जी। तो माइनिंग पुराने में ना हो, ये व्यू नहीं रहा है, मेजॉरिटी व्यू या 100% व्यू। नए खदान खोलने के लिए उन गांवों का, छोटे गांव हैं लेकिन व्यापक विरोध। लोकसभा चुनाव भी आपने लड़ा, सरगुजा के आप महाराजा हैं, कयास लगाए जा रहे थे कि वहां से आप चुनाव लड़ते, क्यों नहीं लड़ा चुनाव? वो तो रिजर्व सीट थी। अच्छा। और मेरे को चरणदास महन जी ने पहले कहा था चुनाव के पहले कि आप कोरबा से लड़ लो। आज उनकी वाइफ वहां से सांसद है। मैंने कहा नहीं महन जी, भाभी जी वहां से हैं, मैं कैसे, सवाल ही नहीं उठता जी। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा कोई नहीं, आप बिलासपुर से लड़ लो। तो उनको भी मैंने फिर ये कहा कि देखिए मैं ऐसे नहीं चुनाव लड़ने की मंशा कभी रखता कि जहाँ के लोगों से मैंने पूछा तक नहीं। मैं तो सरगुजा में प्रतिनिधित्व करता हूँ, जनप्रतिनिधित्व। अब लोकसभा जहाँ से लड़ना है वहां से 10 लोग और होंगे जो 5 साल काम करते हैं। मैं कभी वहां पर उस नाते काम नहीं किया। संपर्क में सबसे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत लोगों से संपर्क में है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बिना लोगों से बात किए। और फिर मेरी वाइफ इल थी, उनको कैंसर था उस समय, मैं उनके इलाज में लगा हुआ था। आज हम लोग के बीच में नहीं है, तो मेरी स्थिति ही नहीं थी चुनाव लड़ने की। एक वो क्षेत्र में बिना कंसल्टेशन के, लोगों के बिना कहे, अखबारों में लगातार चल रहा था कि ये बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे, लड़ो। तो पर मेरा सोच इसमें क्लियर रहता। मैं अंबिकापुर से भी चुनाव लड़ता हूँ तो लोगों के बीच में जाके, गांव में भी, संगठन में भी, उसको औपचारिक मानिए पर मैं औपचारिक पूछता हूँ, मन से पूछता हूँ। मेरे लिए उनको औपचारिक लगता होगा कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। कैसे याद करते हैं इंदिरा जी को आप? क्योंकि मैं जानती हूँ आप ट्रीटमेंट के लिए आप दिल्ली, मुंबई, काफी कोशिशें आपने की। 50 साल से ज्यादा साथ रहे। वो इतने पल होते हैं जो आदमी शेयर करता है, इतना समय होता है जो आदमी शेयर करता है। अच्छा बहुत ज्यादा, खराब नहीं के बराबर, लेकिन सारी चीजें रहती हैं। सारा इंतजाम घर का, मेरे से जुड़ा हुआ पूरा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वही देखते थे। मेरे को कभी पता ही नहीं चलता था, मैंने कभी, मुझे याद नहीं है कि कभी उनको बोला हो किसी चीज के लिए करने के लिए, व्यवस्थाओं को लेके। चाहे मेरे टूथपेस्ट की बात हो, चाहे साबुन की बात हो, चाहे बेडशीट की बात हो, चाहे घर के खाने की बात हो, चाहे घर के पूरे व्यवस्था की बात या हो, पॉलिटिकल एडवाइस, चाहे शादी, वो पॉलिटिक्स में नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एडवाइस नहीं उस पर। उनका एडवाइस अगर मैं लेता तो कहती कि मत रहिए। रोज सामाजिक काम करती थी। मेरे को बाद में अब पता चलता है कि किसी के घर में ये मदद भेज दी, किसी के घर में वो मदद भेज दी। वो डॉग लवर रही। आज भी 30 डॉग्स हैं हम लोग के पास। उनकी देखभाल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसा नहीं जैसा वो करती थी। तो उनके साथ जीती थी। 50-60 डॉग्स भी हम लोग के पास एक समय रहे। तो एक लंबा सफर था। अच्छा, एक बड़ी आखिरी सवाल भी है। एक बड़ी कूल सी वीडियो मैंने आपकी देखी, आप शायद अंदाजा लगा पा रहे होंगे, स्काई डाइविंग की। ऑस्ट्रेलिया में, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग की आपकी
और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको शौक भी है विदेश में जाना, एक्सपीरियंस नहीं करना, जैसे आपने स्काई डाइविंग भी की। कैसा अनुभव था और कैसे सोचा, क्योंकि एक एज पर जाकर आप वो डिसीजन लें ना लें कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आप सोचते हैं। वो आपने कहा बाहर जाने का, मेरे को अभी भी लड़के के साथ बहू के साथ बन ही गया था टर्की कायरो जाने का। बचपन से स्कूल से ही पिरामिड्स की बात है, मैंने अभी तक नहीं देखा। जाऊंगा, लेकिन ये हरियाणा और बाकी जवाबदारी आ गई तो मैं ड्रॉप आउट हो गया। उन लोग जा रहे हैं 24 को जाएंगे। कायरो उनने छोड़ दिया है मेरे, इजिप्ट छोड़ दिया है मेरे लिए, वो बाद में फिर जाएंगे। और स्काई डाइविंग की जो बात आपने कही, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में विद्यमान है। हम लोग डिपार्टमेंट में जब आए थे तो थाईलैंड गए थे, वो भी काफ़ी सफलता से उन लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर अडॉप्ट कर रखा है। तो स्टडी करने के लिहाज से ही वहाँ गए थे, वहाँ की क्या पोजीशन है। उस दरमियान जो खाली समय रहता है उसमें ये आया, स्काई डाइविंग करेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल। तो साथ के जो ऑफिसर्स थे, एक आइटिनरी क्या करना है दिन में, यहाँ जाना वहाँ जाना यहाँ जाना। और बहुत दिनों से मेरे मन में था, पिक्चरों में देखते थे एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, जेम्स बॉन्ड से लेके और लोगों को कि भाई स्काई डाइविंग कर रहे हैं, और मन में था कि ये मैं करना चाहता हूँ। साउथ अफ्रीका गए थे, केप टाउन वहाँ गए थे, तो वहाँ पैराग्लाइडिंग करने का मौका लगा था। बेटा बहू के ही साथ गए थे, की एनिवर्सरी थी। ये जब मौका आया तो मैंने कहा कि करना है, इसको निकालना है। तो मौका लिया, खूब अच्छा लगा। लोग कहते हैं घबराहट या डर, मेरे को जरा भी नहीं वैसा हुआ कि मेंटली आदमी जिस चीज के लिए तैयार है तो फिर मेरे को नहीं लगता। मैं नॉर्मली हर आदमी सोचता ही रहता है, हर चीजों के बाद सोचता ही रहता है, तो क्या नया लगना था उसमें। तो न्यूजीलैंड उसके बाद गए थे तो वहां भी किया, उसको मैंने, वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि न्यूजीलैंड वाला मैंने नहीं डाला, तो अब कोटा हो गया। चलिए, कोटा हो गया, हमारा भी आज का कोटा हो गया। बहुत लंबी बातचीत जो है वो आपसे की, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पर आज हमारे मेहमान के रूप में अपनी जिंदगी के तमाम हिस्से जो हैं वो साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा के रूप में आप इन्हें जानते हैं, सरगुजा के महाराजा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे साथ आज इस मंच पर अपनी जिंदगी की तमाम एक्सपीरियंसेस जो हैं वो साझा कर रहे थे। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।